गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 9 में थोड़ा एक्स्ट्रा सम कर रहे हैं। आपको पता होगा अगले जो प्रीवियस लेक्चर था इसमें हमने बेसिक ऑफ दिस लेसन्स डिस्कस्ड। मोस्टली जो फॉर्मूला थी सारी जो डिफरेंट प्लेन शेप के एरिया के लिए वो हमने बात की थी और थ्योरम नंबर 9.1 और 9.2 की बात की थी। ओके, तो आज हम एरिया के रिलेटेड जो मेन हमारे शेप हैं इसके एक एक सम करते हैं और इतने ही सम आपको होमवर्क में मिलेंगे। तो आपको याद होगा एक 9.1 में फर्स्ट सम था, इसमें पैरेललोग्राम में दो अल्टीट्यूड दिया था और आगे हमने ऐसे सम सॉल्व किया था, बिल्कुल ऐसा ही सम जो पहला आपके सामने है। इसमें भी देखो दो अल्टीट्यूड हैं। अगर दो अल्टीट्यूड है तो एरिया की दो फार्मूला बनती है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, एक होमवर्क में भी दिया था आपको। तो दोनों एरिया की फार्मूला के हिसाब से आगे बढ़ो और इसको रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 दो और बाद में कंपेयर करो। तो दो बेस और दो एल्टीट्यूड में से कोई एक चीज़ अगर नहीं होगी, आउट ऑफ 4 इफ एनी वन लेंथ इज नॉट देयर यू कैन फाइंड इट। समझ गए? बिल्कुल ऐसा ही पैरेललोग्राम में था। फर्क कितना है, वहाँ बेस इंटू एल्टीट्यूड था, यहाँ हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड है। बाकी बात बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। ओके, और एक बात मैंने वहाँ भी बोली थी, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि आप एक बात खास याद रखना, बेस एंड एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब मान लो कि फिगर में BC बेस है तो इसके ऊपर AD एल्टीट्यूड है, तो BC के साथ AD ही होना चाहिए, BC के साथ B ना आ जाए। ओके, तो दूसरा ग्रुप वाला एल्टीट्यूड ना आ जाए। तो यहाँ देखो मैंने हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड के हिसाब से BC को बेस और इसके ऊपर अल्टीट्यूड AD लिया है और क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू दी है। तो इसमें से मुझे 20 स्क्वायर यूनिट एरिया मिला। अगर कुछ सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो आप ऐसे स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो एरिया के पीछे। ऐसे ही दूसरी फार्मूला मैंने अप्लाई की है, हाफ इंटू SC इंटू B। वहाँ बेस बदल गया तो एल्टीट्यूड भी बदल गया, लेकिन पेयर ठीक से करनी है। तो AC तो नहीं है, BE4 है, सिंप्लीफाई करो तो कटिंग होगा, कटिंग मैंने नहीं बताया, तो 2AC रहा, इसको रिजल्ट नंबर 2 दिया। ओके, बिल्कुल अगला जो लेक्चर में हमने 9.1 का फर्स्ट सम किया था ऐसे ही है, बस कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो थर्ड स्टेप में हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। रिजल्ट नंबर 1 में 20 आए। 20 क्या है वो पता है ना, एरिया ऑफ ABC, वो भी पूछा गया है। देखो क्वेश्चन ठीक से देखो, फाइंड AC एंड एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ ABC तो पहले मिल गया, अभी दोनों एरिया को कंपेयर करो तो आपको AC भी मिलेगा। ओके, सो 2AC इक्वल टू 20, तो AC इक्वल टू 20/2 10 यूनिट्स। ओके, तो ये ट्राइंगल की बात, और यहाँ हम थ्योरम नंबर 9.2 का यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली 9.2 नहीं है, वरना वो तो पैरेलल लाइन के बीच में वाली बात थी। यहाँ बस बिल्कुल बेसिक के बेस पर हम बात कर रहे हैं। हाँ, और एक सम है सेकेंड नंबर। यहाँ रेक्टेंगल है, आपको पता है रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ करो तो वहाँ राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिलेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा तो आप पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। अगर कुछ मिसिंग है तो फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ रेक्टेंगल PQRS है, इसमें PR ये लोगों ने 10 दिया है, PQ 8 दिया है। फाइंड एरिया ऑफ PQRS। तो आपको एरिया फाइंड करना है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। यहाँ लेंथ है तो ब्रेड्थ नहीं। तो आपका पहला जो पर्पस है वो ब्रेड्थ फाइंड करना है। ब्रेड्थ मिलने के बाद एरिया आसानी से मिलेगा, समझ गए? तो यहाँ एरिया फाइंड करना मेन बात है, लेकिन वो मुश्किल बात नहीं है। मेन बात यहाँ ये है कि पाइथागोरस के हिसाब से जो मिसिंग पार्ट है वो पहले फाइंड करो। तो मैथ्स में मैं हर बार बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि जो मांगा गया वो सीधा स्टार्ट करो, पहले जो मांगा गया इसके लिए ज़रूरत है वो तैयार नहीं है तो पहले फाइंड करो, तो स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर मिलता है। सीधा मैथ्स के कोई कोई सम में ही ऐसा होता है जो आपको मांगा गया वो सीधा मिलेगा, तो यहाँ एरिया सीधा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पहले ब्रेड्थ QR चाहिए। ओके, क्योंकि PR डायगोनल इसने दिया, मैंने ज्वाइन भी किया है, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें हम बात करेंगे ट्राइंगल PQR की, तो मुझे QR मिलेगा, बाद में मैं एरिया फाइंड कर सकूँगा। तो देखो मैंने पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई की। पाइथागोरस फार्मूला क्या हो तो पता है ना, वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर।
तो पी क्यू की वैल्यू 8 रख दी और पी आर की 10 रख दी, स्क्वायर किया, शिफ्टिंग किया, तो लास्ट में क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मिला। तो ऑब्वियसली क्यू आर कितना मिलेगा, 6 स्क्वायर रूट लेने से। तो बस अभी ब्रेड्थ भी आ गई, लेंथ तो पहले थी, तो आपको पता है एरिया की फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, किसकी, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की एरिया, जो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये सिंबल है वो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का सिंबल ऐसे लिखते हैं, ए आर इन ब्रैकेट नेम। ट्राइंगल है तो 3 लेटर आएगा, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 लेटर आएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ में, लेकिन मैंने एल और बी नहीं लिखा, एल की जगह पी क्यू और बी की जगह क्यू आर इसका नेम लिखा है। दोनों की वैल्यू, पी क्यू तो 8 दिया गया था, क्यू आर हम लाए हैं, बस 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या तो मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन स्क्वायर होता है, जैसे वॉल्यूम में क्यूब आता है। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर फाइंड करके वो यूनिट लगाना भूल जाते हैं, तो हाफ मार्क्स कट जाता है। सेंटीमीटर या तो मीटर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब या तो वॉल्यूम क्यूब। तो अप्रोप्रिएट यूनिट आपको लगाना चाहिए। ओके, विदाउट यूनिट इफ यू कैन गिव आंसर देन यू कैन नॉट गेट फुल मार्क्स। ओके, तो यहाँ आप समझ गए मेन बात, एरिया तो फाइंड करना था, लेकिन इसके पहले ब्रेड नहीं थी, वो हमने फाइंड की। अभी नंबर 3 देखो, ऐसा हमने सम आगे भी किया था 8 लेसन में, लेकिन वहाँ पेरीमीटर फाइंड करते थे, यहाँ हमें एरिया फाइंड करना है। तो आपको ये भी बता दूं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में आप एक डायगोनल ड्रॉ करो तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। यहाँ एक डायगोनल ड्रॉ करने से आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिलेगा, आपको दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो मैंने दोनों डायगोनल्स ड्रॉ किया है, और रोम्बस में आपको पता है प्रॉपर्टी इसकी कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वहाँ राइट एंगल बनता है, मतलब दे आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो दोनों करो तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो देखो मैंने दोनों डायगोनल ड्रॉ किया। ओके, तो इसमें दोनों ही करना है, और स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में एक ही करना है। ओके, तो पहले तो बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट था इसको हमने एम नेम दिया। तो सपोजिशन का स्टेप देखो, पहला लेट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एम। और दूसरी बात, यहाँ हम जो ट्रायंगल में बात करेंगे तो इसमें पूरा डायगोनल नहीं यूज होगा, आधा डायगोनल यूज होगा। ओके, तो ए एम हमें कैसे मिलेगा, ए सी का हाफ करने से, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट होता है ना, तो ए सी का हाफ करो तो 8/2 4, तो ए एम हमें 4 मिला। बस हमें ये ट्रायंगल में वर्क करें, ट्रायंगल ए एम बी में, तो एम बी मिलेगा, एम बी मिलेगा तो पूरा बी डी मिलेगा। और आखिर में करना क्या है, एरिया। एरिया की फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। रोम्बस की एरिया की फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो इसके लिए हमें पहले से ही माइंड में वो आ जाना चाहिए कि एक डायगोनल ऐसे दिया है तो दूसरा डायगोनल बी डी जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते। जैसे सेकंड सम में हमने ब्रेड नहीं मिली तब तक एरिया नहीं मिला था, तो ऐसे यहाँ दूसरा डायगोनल बी डी नहीं मिलेगा तब तक एरिया नहीं मिलेगा। तो पहला हमारा पर्पज ये है जो मिसिंग चीज फाइंड करना। तो यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई किए इन ट्राइंगल ए एम बी। ओके, ए बी दिया गया ना, इसलिए हमने वो ट्राइंगल लिया, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो, सारे इक्वल ही होते, कॉन्ग्रुएंट होते। तो इसमें भी देखो पाइथागोरस फॉर्मूला ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक से देखो, एम पर राइट एंगल बन रहा है, तो इसके ऑपोजिट साइड ए बी है, वो हाइपोटेन्यूस है। ओके, तो वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यू गॉट। बस सारी वैल्यू रखी है। ये 4 जो हम लाए ना ऐसे का हाफ करके, वो एम बी नहीं है, और ए बी तो 5 क्वेश्चन में ही दिया गया। ओके, तो बस शिफ्टिंग किया तो एम बी स्क्वायर 9 मिला, तो एम बी 3 मिला, लेकिन एम बी 3 है तो पूरा बी डी मिलेगा, बी डी कैसे मिलेगा, डबल करने से। ओके, क्योंकि वो इसका एक पार्ट है, आधा पार्ट है। तो बी डी वी गॉट 2 × 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल था, दूसरा भी मिला, बस अभी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू एस इंटू बी डी क्यूब, क्योंकि इसकी फॉर्मूला है, इसकी मतलब रोम्बस के एरिया की, एरिया ऑफ रोम्बस की हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब ए सी मल्टीप्लाई बी डी इंटू हाफ। बस ए सी था, बी डी अभी लाई है, दोनों की वैल्यू रखी है, तो हमें कटिंग करने के बाद 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिला। ओके,
काम बिल्कुल ऐसा है जैसे अगले लेसन में था, लेकिन वहाँ थोड़ी उल्टी बात थी। वहाँ दोनों डायगोनल दिया था और पेरीमीटर पूछा था, तो वहाँ हमने ए बी फाइंड किया था, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही स्टेप था वहाँ पर। हाँ, और एक रोम्बस आपको पता है, तो मैंने अगले लेक्चर में और कल जो मैंने पीडीएफ भेजी थी इसमें भी सारी फार्मूला थी। इसमें एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फार्मूला भी थी। ओके, वो फार्मूला क्या थी वो पहले देख लो कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो यहाँ ए ही है ना, वो एल्टीट्यूड है, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। तो पहले तो एक बात ध्यान रखो, ट्रेपेजियम कैसा होता हो तो आप सामने देख सकते हो, एबीसीडी मैंने ड्रॉ किया है। लेकिन इसमें एक बात और केयरफुल रहना चाहिए, इसमें ए बी पैरेलल सी डी दिया गया है। कभी कभी वो लोग ए डी पैरेलल बी सी भी देते हैं, तो आपको इसके हिसाब से नेम देना पड़ेगा। फिगर तो जो है वही रहेगा, लेकिन मान लो कि ए बी सी डी ऐसे नहीं आया तो ए को वहाँ ही रखो, लेकिन मैंने क्लॉकवाइज नेम दिया तो एंटी क्लॉकवाइज नेम दे देना। ओके, अगर ए बी पैरेलल सी डी की जगह इसने ए डी पैरेलल बी सी दिया होता तो ट्रेपेजियम में नेम देने में खास ध्यान रखना चाहिए। रोम्बस में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, पैरेललोग्राम में ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ है, क्योंकि ऑपोजिट साइड की एक ही पैर पैरेलल है। तो वो लोग जो बोल रहे हैं वो ही पैर पैरेलल बने ऐसे हमें नेम देना पड़ेगा। ओके, तो दो पॉसिबिलिटी है, कहीं पर से ऐसे स्टार्ट करके क्लॉकवाइज देखो, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो एंटी क्लॉकवाइज देखो। ओके, अच्छा, तो ये तो बात फिगर की थी। अभी देखो फॉर्मूला, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी। क्यों ए बी प्लस सी डी? सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई ए मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड मतलब अल्टीट्यूड। बस सारी वैल्यू रख दी आपके सामने है। तो मतलब यहाँ जो मैंने सम आज रखा है आपके सामने वो एकदम बेसिक है। तो इसकी फॉर्मूला का यूज़ कैसे होता, कोई ऐसा ट्विस्ट नहीं, कोई एक से ज़्यादा स्टेप वाले है, मल्टी स्टेज है, लेकिन है सिंपल और बेसिक। ओके, तो आपको पता हो जाए कि सारी फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। बस यहाँ सारी वैल्यू रख दे तो बाद में कैसे आगे बढ़े वो तो आप समझ सकते हो। तो जस्ट नो और रिमेंबर formula and then place appropriate value, that is important. So at last we got 50 centimeter square as a area of trapezium. This is a trapezium. trapezium क्या होता है हम 8 लेसन में सीख गए हैं। फिफ्थ सम, इसमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पे क्यू आर एस, मतलब ये स्क्वायर की बात है। देखो हमने रेक्टेंगल लिया, ट्रायंगल लिया, रोम्बस लिया, ट्रेपेजियम लिया, अभी स्क्वायर बाकी था तो स्क्वायर का सम लिया। लेकिन स्क्वायर में एक बात याद रखो, स्क्वायर का एरिया दोनों तरीके से मिलता है। अगर इसकी लेंथ है तो भी मिलेगा, डायगोनल है तो भी मिलेगा, याद रखना। आगे क्या था रोम्बस में, देखो रोम्बस में डायगोनल होना चाहिए, साइड पर से एरिया नहीं मिलता है। और रेक्टेंगल में उल्टा था, रेक्टेंगल में साइड पर से एरिया मिलता है, डायगोनल पर से नहीं। लेकिन स्क्वायर में डायगोनल है तो भी एरिया मिलेगा, साइड है तो भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ तो पहले देखो इसने क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है क्या, तो पेरीमीटर खामोखाम नहीं दिया है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें साइड की ज़रूरत होगी और वो साइड हमें यहाँ से मिलेगी। अंडरस्टूड? तो जो दिया है वहाँ से स्टार्ट करो। ओके, मैथ्स में ये भी खास ध्यान रखो, जो मांगा गया वो स्टेप स्टार्ट करने से पहले ये देखो कि इसने वो जो दिया है वो खामोखाम नहीं दिया होगा, इसमें से कुछ मिलने वाला है जो आगे फाइंड करना है, आंसर फाइंड करने में इसका यूज हो सकता है। तो मोस्टली जो दिया गया है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, मांगा गया है वहाँ से, वो बाद में मिलेगा। तो मैंने पेरीमीटर इक्वल टू 4L फॉर्मूला आपको पता है। ओके, सो पेरीमीटर 30 रख दिया, तो एल को सब्जेक्ट बनाया तो वो मुझे 9 मिला, 9 सेंटीमीटर। बस अभी मैं एरिया फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि एरिया की फॉर्मूला एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर मतलब 81। अंडरस्टूड? सो दिस इज द लास्ट सम। तो हमने ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम और स्क्वायर वो ही सीक्वेंस में मैंने सम दिया, ओनली नेम बदल दिया और वैल्यू चेंज की, नेम और वैल्यू ही चेंज की है, बाकी बिल्कुल ऐसा ही सम है, आप देख सकते हो। मैं इसमें कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ, कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ,
सब कुछ क्लियर है। नेम और वैल्यू के सिवा मेथड टोटली रिपीटिंग है और सेम नंबर पर मैंने रखा, 1 जैसा ही 1 है, 2 जैसा ही 2 है। सो बिफोर डूइंग होमवर्क यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चंस वेल, ओके, देन ओनली ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। और कंपेयर कर करके भी कर सकते हो कि वहाँ कैसे किया, नेम बदल गया तो इसका मतलब ऐसे नहीं समझना कि ये तो सम नया बन गया, सम वही है, वैल्यू चेंज की और नेम चेंज की, ओके। सो जस्ट ट्राई ऑनेस्टली टू सॉल्व ऑल दिस 5 sums just like solve sums, okay, thank you.